वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने बिफोर लॉकडाउन सर्कुलेटरी सिस्टम को आधे तक किया था, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं वो जो बाकी पोर्शन है सर्कुलेटिंग और सर्कुलेटरी सिस्टम ये वाली चीज हम लोगों ने आई थिंक सो कर ली थी, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर लिया था। ब्लड के बारे में हम लोग पढ़े थे, मेन क्या काम करता है ब्लड, उनका भी ब्लड का तो नहीं फंक्शन पढ़ा थे हम लोगों ने। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, क्या क्या हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पढ़ा था। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा बहुत हम लोगों ने देखा था, ब्लड के बारे में देखा था कि ब्लड में प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा मतलब वाटर जो पार्ट है वो, ब्लड एलिमेंट्स और ब्लड सेल का 3 पार्ट देखे थे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये हम लोगों ने पढ़े थे। डब्ल्यूबीसी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी वैसे तो 5 टाइप के, लेकिन उसको 2 भाग में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है तो ग्रेन्युलोसाइट, वो 3 टाइप के हैं, बेसोफिल, इजिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। और 2 टाइप के जो अग्रेन्युलोसाइट है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, जिसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग अग्रेन्युलोसाइट। उसमें 2 टाइप थे, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, राइट। और उनके फंक्शन से सारी चीजें हम लोग पढ़े थे। अब मतलब स्ट्रक्चर पढ़े थे, नंबर्स पढ़े थे, उनमें से क्या क्या प्रोड्यूस होता है वो पढ़े थे। एक चीज आपको याद रखनी है, जो हिपेरिन सिक्रीशन करता है बेसोफिल्स, याद रखना है, ठीक है। सेरोटोनिन, हिपेरिन और कुछ एक तीसरा भी था कुछ, हिस्टामिन, ये 3 बेसोफिल प्रोड्यूस करता है, ये हम लोगों को पता ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आए थे चीफ फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस पढ़ने हैं, तो फंक्शंस जो होते हैं इसमें हम लोग पहले फंक्शंस पढ़ेंगे, वो भी सिर्फ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के फंक्शंस बहुत सारे हैं, उसमें पहला है, आपको पता है डब्ल्यूबीसी का मेन काम है वो एंटीबॉडी बनाना, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जो भी हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन मटेरियल आता है, कुछ भी आएगा, वो कुछ केमिकल, बैक्टीरिया या कुछ फॉरेन पार्टिकल है जिनको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, तो उसको मारने के लिए, उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ल्यूकोसाइट ज्यादातर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ल्यूकोसाइट बहुत फेमस है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा हमारी इम्यूनिटी बेस्ड ऑन लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट, जो किल करेगा जर्म को या तो हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बैक्टीरिया आया और कुछ केमिकल रिलीज किया जो पॉइजनस है, तो एंटीबॉडी उसके सामने लिम्फोसाइट एंटीबॉडी छिड़केगा जो उनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसीलिए वैक्सीनेशन ऐसे ही होता है। आपको पता है वैक्सीनेशन में पोलियो में क्या करते हैं, पोलियो के वायरस देते हैं, मतलब मरे हुए या आधे मरे हुए जो डिजीज नहीं फैला सकते, ऐसे वायरस हमको देते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करने का सीख जाए और मेमोरी में वो रखेगी। नेक्स्ट टाइम कितने भी आ जाए पोलियो के वायरस, उनको मार देगी, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट जर्म। बॉडी को डिफेंड करेगी, डिफेंडिंग बॉडी अगेंस्ट जर्म्स। जो जर्म हमारी बॉडी में आ जाते हैं या बाहर के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनको डिफेंड करेगा, मतलब उनको तोड़ देगा, उनको मार देगा। समटाइम वी फील इन्फ्लेमेशन ऑन आवर स्किन, कभी कभार सूजन आ जाती है, कभी कोई भी वजह से आ सकती है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पे रिएक्शन हुआ था टिश्यू का, इंजुरी की वजह से या जर्म्स आ जाने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा थोड़ी देर करो तो थोड़ी देर के बाद ये पूरा रेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहां पे टिश्यू इंजुरी हुई है थोड़ी बहुत, हम लोगों ने बहुत तेजी से किया होगा तो बहुत रेड हो जाता है। तो इंजुरी की वजह से वहां के ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं और डब्ल्यूबीसी बाहर निकल जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डायपेडेसिस। याद रखना है, पूछते हैं बोर्ड में, डायपेडेसिस। डायपेडेसिस मतलब क्या होता है, आई थिंक सो दिस स्पेलिंग इज यस। ये ब्लड वेसल है,
और यहाँ पे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। अब यहाँ पे मैंने इंजुरी की तो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ज्यादा मतलब कैपिलरीज है वो थोड़े डायलेट हो जाएगी, तो उसमें से WBC भी आ जाएंगे यहाँ से, स्पेसिफिकली मोनोसाइट आएंगे, ताकि अगर इंजुरी हुई है तो वहां पे जर्म्स आके अटैक ना करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंजुरी हुई तो चमड़ी ऊपर की प्रोटेक्टिव स्किन है वो निकल जाएगी, सीधे हमारे मसल सेल और टिश्यूज एक्सपोज हो जाते हैं एयर से, तो एयर में तो मिलियंस ऑफ स्पोर और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनको न्यूट्रलाइज, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए WBC बाहर आ जाते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज डायपेटिसिस। ये पूछते हैं, याद रखना, डायपेटिसिस ऊजिंग आउट ऑफ WBC फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकलने वाले WBC, ये प्रोसेस को हम लोग डायपेटिसिस बोलते हैं। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा डायग्राम है डायपेटिसिस का, जरा देख लीजिएगा। द इन्फ्लेम स्पॉट, जहां पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां पे पेन होगा, स्वेलिंग होगा, मतलब फूल जाएगा, सूज जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, वहां टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाती है। तो द ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट मतलब WBC, माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बाय डायपेटिसिस एंड देन फाइट अगेंस्ट द जर्म। तो ल्यूकोसाइट मतलब WBC बाहर आ जाते हैं, उसको, इस प्रोसेस को हम लोग डायपेटिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, फेगोसाइटोसिस। थर्ड इज फेगोसाइटोसिस। देखो WBC यहाँ पे आ जाएंगे और WBC फॉर एग्जांपल इस साइड निकले WBC, मोनोसाइट निकला, तो यहाँ पे बहुत सारे जर्म हैं, वो क्या करेगा, इस जर्म को ऐसा अंदर ले लेगा और फेगोसाइटोसिस कर लेगा, मतलब पूरा का पूरा बॉडी, सारे जो सॉलिड पार्टिकल है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको इंजेस्ट कर जाना, उसको डाइजेस्ट कर जाना, उसको मार देना, किल कर देना। दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। कभी कभार WBC के नंबर बढ़ जाते हैं, कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन में या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है, कैंसर है या इन्फेक्शन में WBC के नंबर बढ़ जाते हैं। तो 50,000 से ज्यादा अगर है तो हमारी बॉडी में, उनका मेन नंबर हमको पता है 11,000 तक, आपकी बोर्ड टेक्स्ट बुक में शायद 8,000 या 11,000 के आजू बाजू कुछ बोला था WBC के नंबर, राइट। तो WBC के नंबर बढ़ जाते हैं, 5 से 10,000 बोले हैं, तो 50,000 के आसपास अगर हमारी बॉडी में है, दैट मीन्स इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट इज फेगोसाइटोसिस का भी पिक्चर दिया है, बाहर निकल जाते हैं WBC और वो सारी सबको इंगल्फ कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स। तो RBC के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन पढ़े, WBC के टाइप और उसके फंक्शन पढ़े हम लोगों ने। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। अब ये भी ब्लड सेल्स हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, कलरलेस होते हैं, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड है। नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये भी इरेगुलर शेप के टुकड़े जैसा होते हैं। इसमें भी लाइफ स्पेन 3 से 5 दिन जिंदा रहते हैं। ये बहुत सारे फैक्टर्स सिक्रेट करते हैं। इनके नंबर 2.5 मतलब 2 लाख से 4 लाख आपकी टेक्स्ट बुक में दिए, नॉर्मली 2.5 लाख होते हैं, 2,50,000। यहाँ पे 2 से 4 लाख बोले हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल काउंट ऑफ प्लेटलेट्स। RBC कितने थे मैंने बोले थे, याद हो तो, यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में 5.5 मिलियंस बोले ना, 4.5 to 5.5 सब कुछ वेरी नंबर्स थे। RBC के नंबर कितने बोले हैं, 5.5 मिलियन, मतलब 5.5 मिलियन होते पर MM की बात करें, पर 100 ml, सॉरी पर MM, एक क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड में बहुत 3-4 ड्रॉप में इतने होते हैं RBC। 5.5 मिलियन, WBC 5 से 10,000, प्लेटलेट्स 2 से 4 लाख, 2 to 4 लाख। दे आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन द स्प्लीन, ये टूटते हैं स्प्लीन में, मतलब उनके 5 दिन हो जाने के बाद वो मर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, स्प्लीन में होता है। इनका प्रोडक्शन सिंथेसिस रेड बोन मेरो में होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रेड बोन मेरो, बोन के अंदर जो पाइपलाइन होती है उसमें बोन मेरो होता है, वहां पे RBC, WBC और प्लेटलेट्स बनते हैं। जनरल फंक्शन ब्लड के हम लोग अभी पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। ब्लड के अब सारा ब्लड क्या काम करता है, तो सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो वो लंग्स में ऑक्सीजन हम लोग जैसे इनहेल करेंगे
तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये लंग्स में हम लोगों ने 9th में पढ़ा है, एल्वोलियाई है और कैपिलरीज ऐसे आती है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो इनहेल किया है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन वाली एयर जाती है, तो ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है। हमको पता है वहां पे हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के लेके जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन, द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, तो लंग्स से ऑक्सीजन लेके टिश्यू तक जाएगा, हर सेल तक पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। पिगमेंट होता है रेड कलर का। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो उसको पहुंचा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने थोड़ा बहुत, मैंने आपको बताया था, वो एक पिक्चर आरबीसी का फोटो दिया है, उसमें जो दिया है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बहुत 30% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन लेके आता है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके जा रहा है और हर एक सेल को पहुंचा देगा अपने पास। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ रख लेता है और वो लंग्स तक लेके आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 फॉर्म में कैरीड किए जाते हैं टिश्यू से लंग्स में। एक तो आरबीसी लेके आता है, मतलब हीमोग्लोबिन लेके आता है, और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ब्लड में डिसोल्व हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वो दोनों जो भी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको कौन लेके आया है, ब्लड। तो ब्लड टिश्यू से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। हम लोग अभी ही पढ़े हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो हमको पता चला है कि जितना भी प्रोटीन खाते हैं या कुछ भी होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म, कुछ सिंथेसिस होता है, कुछ बनता है, कुछ टूटता है, तो उसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है, स्पेसिफिकली नाइट्रोजीनियस वेस्ट। मोस्ट टॉक्सिक है वो है अमोनिया। अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में होता है लिवर के सेलों में, हिपेटोसाइट में, लिवर के अंदर, ठीक है। तो यूरिया जो अभी प्रेजेंट है, या अमोनिया है, या तो क्रिएटिनाइन है, यूरिक एसिड है, सारे वेस्ट मटेरियल को भी किसमें होता है, ब्लड में, फिर वो किडनी में जाके फिल्टर आउट होता है, ठीक है। तो लेके कौन जाएगा, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो वो है ब्लड। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। हम लोग जो खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, डाइजेशन। प्रोटीन खाते हैं, उसको एमिनो एसिड में सिंपल फॉर्म में कन्वर्शन होता है। फैट खाते हैं, उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्शन होता है। वो अब एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन से। शायद आप पढ़ चुके हैं इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूओडेनम, जेजनम और इलियम। इलियम में ज्यादातर एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि वहां पे विलाई प्रेजेंट होती है, विलाई एंड माइक्रोविलाई। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो सिंपल सब्सटेंस हो गए हैं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करके किस में डाल दिया जाता है, ब्लड में। तो ब्लड डाइजेस्टेड फूड को कैरी करने का काम करता है, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जितने भी हार्मोन्स हैं वो ब्लड में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ब्लड में भी उनके लिए स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। जैसे सेल के ऊपर भी वो काम करेगा तो रिसेप्टर पे बैठ के ही आएगा, क्योंकि मेहमान है, तो उनको स्पेसिफिकली ब्लड में ऐसे ही तैरते नहीं है, उनको तैरना नहीं आता है, तो वो अपनी कुछ बोट लेके आते होंगे, या उनके लिए स्पेशलाइज बोट होती होगी ब्लड में। तो हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन का धंधा करता है ब्लड। ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, डाइजेस्टेड फूड का भी, एक्सक्रीटरी मटेरियल का भी, हार्मोन्स का भी, कुछ एंजाइम्स का भी, ठीक है। कुछ बहुत सारे प्रोटीन्स होते, एंजाइम्स होते ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटीन्स कौन कौन से हार्मोन्स, एंजाइम्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। कभी कभार कुछ कट हो जाता है तो वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, खून निकलना स्टार्ट होता है, 5-7 मिनट के बाद खून जम जाता है, ठीक है। तो दैट इज नॉन एज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट। ये भी कौन करता है, ब्लड, ठीक है। ये हम लोग अभी प्रोसेस पढ़ेंगे। अगर सोचो कि क्लॉट नहीं होता तो आपकी जिंदगी में बहुत बार ब्लीडिंग होता है, तो वी ब्लीड टू डेथ, हम लोग मर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर क्लॉटिंग नहीं होता तो थोड़ा सा भी अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो जिंदगी में बहुत बार आप गिरे होंगे, छोटे बचपन में तो बहुत बार इंजुरी हुई होंगी। अगर सोचो तब
क्लोटिंग नहीं हुआ होता तो वी ब्लीड टू डेथ, मर जाते। हीमोफिलिक पेशेंट होते हैं, हीमोफीलिया करके एक डिसऑर्डर है जिसमें ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, क्लोटिंग नहीं होता है क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। शायद जो क्वीन एलिजाबेथ है, मतलब इंग्लैंड की महारानी, उनके जनरेशन में, उनके जो फैमिली मेंबर में जो मेल होते हैं, जितने भी मेल हैं जिनको हम लोग प्रिंस बोलते हैं, तो प्रिंस ये डिजीज उनको जेनेटिकली होता ही है। तो कुछ प्रिवेंशन की वजह से तो बच जाते हैं यंग एज तक तो ठीक है, लेकिन फिर कभी कभार वो ध्यान नहीं रहता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है उनको, अंदर भी बहुत सारी इंजुरी होती है, हमको नहीं पता है। फॉर एग्जाम्पल आप टकराए दीवार से या आपने जोर से पैर भी ऐसा किया तो कैपिलरीज बहुत नाजुक होती है, थोड़ी बहुत तो टूट ही जाती है, तो वहां पे अंदर ब्लीडिंग हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो उनके जो मतलब एलिजाबेथ है, क्वीन, मतलब जो इंग्लैंड की महारानी, उसके मेल जितने भी मेंबर्स है वो मर जाते हैं ड्यूरिंग द लाइफ कोर्स ऑफ 30 इयर्स। 30 साल में तो शायद मिलते ही नहीं आपको। तो ये था ब्लड हीमोफीलिया डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर्स कंट्रोल। हमारी बॉडी में हीट और टेम्परेचर का कंट्रोल ये करते हैं ब्लड, क्योंकि जहां पे बहुत ज्यादा हीट है वहां से ब्लड हीट लेके ट्रांसफर करती है। शायद आपने पता, मम्मियां ऐसा करती है, बहुत गर्म दूध है तो उसको पानी में रखती है, तो पानी चारों ओर क्या कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। वैसे ही ब्लड आता है तो यहाँ बॉडी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके फिर दूसरी जगह पे उसको ठंडा करेगा, रेगुलेशन करेगा। दैट मीन्स कुछ एक्सरसाइज की वजह से, मस्कुलर और केमिकल एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उनको वो गिवन आउट कर देती है। मतलब आपको पता है हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में हमारी बॉडी में से हीट लॉस्ट करने का काम भी ब्लड के थ्रू ही होता है। टेम्परेचर इवन रखने का काम भी ब्लड के थ्रू होता है। मैं आपको बताऊं, जब हम लोग हार्ट अभी आएगा कार्डियक साइकिल, तो एक पंप एक बार बीट करेगा तो अराउंड 30 ml और 30 to 50 ml ऑफ ब्लड, मतलब एक कार्डियक आउटपुट में होता है। मतलब एक बार हार्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिनका सिस्टोल होगा, सिकुड़ जाएगा, तब ब्लड निकलेगा अराउंड 50 ml। तो आप 72 पर मिनट बीट होती है, तो 5 लीटर ऑफ ब्लड, 5 लीटर ऑफ ब्लड 1 मिनट में हार्ट में से निकलता है। मतलब 1 मिनट में इतना आता होगा, तो पूरा ब्लड हमारी बॉडी में 6-7 लीटर से ज्यादा नहीं होता। तो आप सोच सकते हो, आप तो छोटे हैं तो आपकी बॉडी में तो 3-4 लीटर ही होगा, ठीक है। तो वो पूरा 1 मिनट में पूरा बॉडी में से ब्लड घूम के आ जाता है। आप सोच सकते हैं कितनी स्पीड होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा हीट का। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग, ये भी हम लोग अभी WBC के फंक्शन पढ़े हैं। तो जो भी इन्फेक्शन है, मतलब कभी कभार इन्फेक्शन लग जाता है तो वहां पे ब्लड आता है, तो WBC कंटिन्यूसली वहां पे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और जो भी इंजुरी हुई है उनको ठीक कर देगा। या तो फिर कोई टिश्यू इंजुरी हो गई है तो वहां पे ब्लड कंटिन्यूसली आएगा, तो WBC भी आएंगे और उसको वुंड हीलिंग, मतलब वो ठीक कर देगा। आपको कुछ लग गया है तो उनको ठीक करने का काम भी ब्लड करता है, क्योंकि WBC डिस्ट्रॉय कर देंगे बैक्टीरिया को। दे कैन एंटर द ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मार देगा। प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करना, मतलब अपनी बॉडी में लेना, उसको डाइजेस्ट करना, मार देना फॉरेन पार्टिकल को या बैक्टीरिया को WBC द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, आप पढ़ चुके। नाउ ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिनके थ्रू ब्लड क्लॉट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारी बॉडी में जो होती है, जो ब्लड जम जाता है वो ब्लड क्लॉटिंग एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, कैस्केड जिनको बोलते हैं। जैसे डोमिनोज इफेक्ट आपने देखा होगा, एक साइकिल का पूरा स्टैंड होता है, एक साइकिल गिरे सारी साइकिल गिर जाती है, तो दैट इज नोन एज डोमिनोज इफेक्ट। तो उसी तरह से केमिकल रिएक्शन से ब्लड क्लॉट होता है। सबसे पहले तो इंजुरी होती है हमको, तो इंजूर्ड टिश्यू और इसके अंदर प्लेटलेट्स, जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो इंजूर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स मिलके एक एंजाइम को सिक्रीट करते हैं
और कुछ रिलीज करते हैं उनको ब्लड में। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम बनाते हैं, इनकी वजह से इस दोनों के मिलके एक एंजाइम बनता है, उनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज करके एंजाइम दोनों इंजुर, जहां फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे हाथ में लग गया है तो इंजुर टिश्यू और ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स क्या करेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज करके एंजाइम का प्रोडक्शन करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन जो प्लाज्मा में होता है, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको मतलब ये सोया हुआ है, लीवर ने बनाया, ये डिसॉल्व फॉर्म में होता है, मतलब ब्लड में प्रेजेंट ही है प्रोथ्रोम्बिन। जब भी इंजुरी होती है तो थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन जो प्रेजेंट है उसको जगा के थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, उसको क्या बनाएगा, उसको थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा। अब ये थ्रोम्बिन है वो ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजन जो प्रेजेंट है, ठीक है, फाइब्रिनोजन जो प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको फाइब्रिन कन्वर्ट कर देगा। फाइब्रिन इज नथिंग बट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टिकी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, रप्चर हुआ, यहां से ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो यहाँ का इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बनाएगा। थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम मिलके ब्लड के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, उसको थ्रोम्बिन क्या बनाएगा, थ्रेड लाइक अनडिसॉल्व्ड। तो ये थ्रेड वाले हैं, ऐसे ऐसे ब्लड में थ्रेड आते रहेंगे। अब जहां जहां लगा है वहां पे ये थ्रेड क्लॉट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग है जहां से ब्लड आ रहा है, तो थ्रेड ऐसे ऐसे थ्रेड नेटवर्क बना देंगे। अब देखो ब्लड निकल रहा था, ब्लड के सेल बड़े बड़े इसमें फंस जाते हैं और धीरे धीरे करके ये सारा ब्लॉक हो जाएगा, तो जो ब्लड निकल रहा था वो बंद हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड, रप्चर ब्लड वेसल, दैट इज नोन एज क्लोटिंग, इसको हम लोग ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। ठीक है, वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स थ्रोम्बोकाइनेज को सिक्रेट करते हैं एंजाइम में। अब एंजाइम ब्लड में कैल्शियम भी होता है, तो कैल्शियम और थ्रोम्बोकाइनेज मिलके प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में ही रहते हैं उसको जगाते हैं, मतलब उनको एक्टिव करते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज फिर इसको जगाता है, फाइब्रिनोजन को जो डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है, मतलब मिला हुआ है, डिसॉल्व है, उसको नॉन डिसॉल्व फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। कौन, थ्रोम्बिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव फॉर्म है। थ्रेड है वो स्टिकी होते हैं, तो जहां जहां इंजुरी होती है वहां पे वो चिपक जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अंदर से भी क्लॉट